हे एवरीवन, वेलकम टू करियर विद अस। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जेकेपी बॉर्डर बटालियन और कांस्टेबल का यानी कि आगे जो फॉर्म अप्लाई होंगे आने वाले टाइम में, तो उसके लिए हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है जो कि आपका सारा सिलेबस हम धीरे धीरे कवर करवा रहे हैं। और मैंने पहले 3 लेक्चर जो हैं वो मैथ के डाल दिए हैं, वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो चैनल की। आपको हमारे चैनल पे जाना है और जो 3 मैंने वीडियोज़ डाली हैं प्लेलिस्ट में वो मैंने डाल दी हैं। वो मैथ्स के आप 3 बेसिक लेक्चर देख लीजिए। अगर आपको मैथ्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मतलब आपको अगर मैथ बिल्कुल कम आता है, तो वो 3 लेक्चर आपको देखना ज़रूरी है। और फर्स्ट लेक्चर आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको मैथ थोड़ा बहुत आता है तो, लेकिन आपको सेकंड और थर्ड लेक्चर तो देखना ही है, क्योंकि वहाँ पर मैंने जो कंसेप्ट बताया है वो आगे आने वाले जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सभी में काम आने वाला है। तो आज ये जो लेक्चर है ये हिस्ट्री का लेक्चर है, जिसमें मैं भी आपको हिस्ट्री का आज बेसिक बताऊंगा और पूरा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। और अगर आपको लगता है कि आपको हिस्ट्री नहीं आती, याद नहीं होती, तो मैं आपको गारंटी लेता हूं, अगर आपने ये मेरे साथ लेक्चर बिल्कुल ध्यान से देखा तो आपको हिस्ट्री पूरी याद का हो जाएगी मेरे लेक्चर्स के साथ। तो आप वीडियो में बने रहिए एंड में तक, और बस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बाकी आप सब मेरे पे छोड़ दीजिए कि हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हिस्ट्री याद नहीं होती। वो याद इसलिए नहीं होती क्योंकि आप तरीके से पढ़ते ही नहीं हो, आप सोनोरिटी वाइज पढ़ते ही नहीं हो, आप बस कहीं से भी कुछ भी उठा कर पढ़ना शुरू हो जाते हो। इससे ऐसे हिस्ट्री याद नहीं होती। हिस्ट्री को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल ऐसे स्टोरी के फॉर्म में याद रखना पड़ता है, क्योंकि है ही इतनी लंबी हिस्ट्री हमारे इंडिया की। आप कितना ही बीच बीच में से पढ़ लोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लोगे, लेकिन वो आपको एग्ज़ाम में जाते ही भूल जाएंगे। क्योंकि हिस्ट्री को बिल्कुल अगर आप स्टार्ट से पढ़ा होगा ना अगर आपने, तो वो आपके बिल्कुल एंड तक रहेगी, बिल्कुल दिमाग में आपकी छपी रहेगी हिस्ट्री। और इसको सबसे बेस्ट तरीका याद करने का क्या है कि बस जो आज आपने पढ़ लिया उसको लेक्चर के बाद थोड़ा सा रिवाइज़ करो, और दूसरे दिन जब आप नया लेक्चर देखने लगो उसके पहले थोड़ा सा रिवाइज़ कर लो थॉरली। चलिए अब शुरू करते हैं, काफ़ी बातें होंगी। तो हिस्ट्री का अगर हम देखें तो हिस्ट्री बोलते किसको हैं, सबसे पहले तो ये बात है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे डायरेक्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल शुरू से पढ़ाऊँ। तो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंसिडेंट हैपेंड इन पास हैविंग सम सोर्स या एविडेंस। यानी कि जो हमारे कुछ भी हुआ है जैसे हमारा पास्ट में, उसका हमारे पास अगर कोई सोर्स हो, मतलब कुछ सबूत हो कि हम किसी को बस आप बता सकें कि हाँ जी हमारे थोड़े दिन पहले ये हुआ है, या मतलब 2 साल पहले ये हुआ था, 10 साल पहले ये हुआ था। तो कोई आपसे पूछेगा कि बताइए मतलब हम कैसे मान लें कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, तो आप बोलोगे आप हमारे पास सोर्स है, हमारे पास एविडेंस है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका कुछ सबूत है मेरे पास, तो उसको हिस्ट्री बोलते हैं। तो आगे देखें, आगे क्या है? फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के फादर किनको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है हेरोडोटस को। स्पेलिंग आप देख लीजिए, HERODOTUS। ये एक ग्रीक मतलब आदमी थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया, और उसी को आगे आज हम हिस्ट्री के नाम से पढ़ते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री याद रखना है, हेरोडोटस। उसके बाद इंसिडेंट्स नॉट हैविंग एनी सोर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि पास्ट में जो आपके जो इंसिडेंट हुए हैं, अगर आपके पास उनका कोई सोर्स नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो उनको हम हिस्ट्री नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पास्ट। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम हिस्ट्री किसको बोलते हैं और पास्ट किसको बोलते हैं। हिस्ट्री किसको बोलते हैं? हिस्ट्री हम बोलते हैं जिसका हमारे पास कोई सोर्स हो या एविडेंस हो, उसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। जिसका हमारे पास कोई सोर्स या एविडेंस कुछ नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम पास्ट बोलेंगे। उसके बाद सोर्सेज, जैसे मैंने आपको बोला कि हिस्ट्री के सोर्सेज होते हैं, यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे 100 साल पहले ये हुआ था, 200 साल पहले ये हुआ था। तो वो सोर्सेज किस तरह के होते हैं? पहले नंबर पर होते हैं हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी कि कुछ ऐसे सोर्सेज जो रिटन में नहीं है, लेकिन हम उनको जब देखते हैं, उनकी जब कार्बन डेटिंग वगैरह करते हैं, तो वो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। जैसे फॉसिल्स क्या हो गए? फॉर एग्जांपल स्केलेटन्स, बोन्स। अभी आपको मान लो कोई कंकाल मिला ज़मीन में से, या कोई मतलब हड्डी मिली, तो आप कैसे पता करोगे कि ये कितनी पुरानी है? तो उसके लिए हमारी एक टर्म यूज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सी डेटिंग। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि हम कैसे कोई चीज़ फाइंड करते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है, तो उसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग या सी डेटिंग। ये होती है हमारी फॉसिल्स के लिए, जब हमें कोई ज़मीन में से कुछ भी पुरानी चीज़ मिलती है। तो दूसरी चीज़ क्या है? मोनूमेंट्स यानी कि इमारतें या कुछ बिल्डिंग्स, ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स जिसको देखते हुए हमें पता चलता है कि कुछ हमारे पास्ट में इधर किसी ने ये बनाई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल रेड फोर्ट है, ताजमहल है, ये सब मोनूमेंट्स में आते हैं ना। और ये शाहजहां ने बनाए थे, सभी को पता है। और हमें कैसे पता? ये हमें कहीं से लिखा मिला, या हमें किसी ने मतलब किताब में लिखा मिला हमें कहीं से, और हमने जब इसकी टेस्टिंग करी तो ये हमें पता चला कि ये सच में इतने साल ही पुराने जो मोनूमेंट यहाँ पर लगे हैं। और कॉइन्स, जब हम कई बार कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं या कुछ खुदाई वगैरह करते हैं, तो वहाँ से हमें कॉइन्स मिलते हैं पुराने, वो भी हमारा जो एक सोर्स बन जाते हैं हिस्ट्री का कि ये इतने साल पुराना कॉइन है। वो हम कैसे पता करते हैं? ये कार्बन डेटिंग से पता करते हैं। और
इंस्क्रिप्शंस जैसे क्या होते हैं, जैसे कोई पुराने टाइम में राजा महाराजा रहेंगे तो वो अपने क्या करते थे कि अपनी जो उन्होंने किया होता था जितना भी काम वगैरह, तो वो इंस्क्रिप्शन करा देते थे उसकी, यानी कि पत्थरों पे लिखवा देते थे, जहाँ पिलर्स पे ऐसे समझ रहे हो ना, मतलब ऐसे कुछ लिखवा देते थे इस तरह से कि आने वाले टाइम में लोग उनको देखें, तो उनको बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। जैसे अशोका की इंस्क्रिप्शंस हैं, कहाँ कहाँ इंडिया में देखने को मिलते हैं, मतलब पूरे इंडिया में ही अशोका के इंस्क्रिप्शंस फैलाए गए हैं। तो ये होते हैं हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी डेप्थ में बता रहा हूँ। मैं बता दूँ आपको कि ये बिल्कुल आपका सिर्फ जेकेपी के लिए लिमिटेड नहीं है। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो लाइक एसएससी या किसी और एग्ज़ाम की, तो ये आपका सभी में काम आने वाला है। उसके बाद होते हैं हमारे लिटरेरी सोर्सेज। मैंने बोला ना आपको कि सोर्सेज कई प्रकार के हो सकते हैं। पहले मैंने बता दिया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं, जो हमें लिखित में कहीं मिले हैं, मतलब रिटन में कहीं से हमें लिखा मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें भी टाइप हैं दो, एक है रिलीजियस और एक है नॉन रिलीजियस। रिलीजियस कैसे हो गए सोर्सेज, जैसे हमारी महाभारत है। महाभारत के बारे में सभी ने सुना होगा। महाभारत आप देखते हो, लेकिन ये महाभारत एक बुक लिखी गई थी, और ये बुक कौन सी, हमारी रिलीजियस बुक है, सभी को पता है, हिंदू धर्म की। और रामायण, रामायण का भी सभी को पता है, एक बुक है। और रामायण का जो है ये भी हमारी हिस्ट्री की बात बताती है कि क्या हुआ था। और उसके बाद आते हैं नॉन रिलीजियस बुक्स। नॉन रिलीजियस बुक्स मतलब कि जिनका कोई रिलीजन से लेना देना नहीं होता, जैसे पंचतंत्र, अभिज्ञान शकुंतलम, ये हमारी सारी नॉन रिलीजियस बुक्स हैं जिससे हमें हिस्ट्री का पता चलता है। हमने क्या पढ़ा अभी, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में पढ़ा हमने कि कितने तरह के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। फॉसिल्स मिलते हैं, हमें मोनूमेंट्स देखने को मिलते हैं, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, ये हमारे सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। और लिटरेरी सोर्सेज में कौन सी आती हैं, बुक्स आती हैं, जो हमें बुक्स देखने को मिलती हैं, ये सारी हमारी लिटरेरी सोर्सेज में आती हैं। चलिए उसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जो कि हमारा बीसी और एडी का, जो कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है कि बीसी और एडी हम कहाँ लगाते हैं। जैसे आप देखते हो कई बार कि हम छोटे नंबर्स को कई बार ज़्यादा हिस्टोरिकल बताते हैं, और जो बड़े नंबर होते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या बता रहा हूँ मैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी क्या था कि जैसे बीसी एडी का कॉन्सेप्ट आया क्यों। जैसे अभी आप देखो कि हिस्ट्री कितनी पुरानी है, कोई बता सकता है मेरे को हिस्ट्री कितनी पुरानी है? कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता है कि कब से हिस्ट्री चली आ रही है, कब से हमारी पृथ्वी बनी है या कुछ भी ऐसा है। तो हम क्या करते हैं, हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो एक बंदा था जिसका नाम था डायनासिस, उसने क्या करा, वो एक क्रिश्चियन था, तो उसने क्या करा, एक ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट माना। उसने कहा कि जो ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट है उसको हम मान लेंगे कि जब हमारे जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है वो हमारा ज़ीरो में हुआ था, मतलब कि उस टाइम पे ईयर कौन सा था, ज़ीरो था। उसके पहले वाले जो ईयर हैं उसको हम बीसी मानेंगे। बीसी यानी कि अभी देखिए यहाँ से ज़ीरो से भी हम पीछे चलेंगे, तो जैसे हम इंटीजर लाइन पढ़ते हैं ना, जैसे ज़ीरो +1 -1 इस तरह से पढ़ते हैं ना, तो बस सेम तरीका इन्होंने यहीं पर किया है। इन्होंने क्या किया यहाँ पर कि ज़ीरो यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले को हमने बीसी मान लिया, और हम यहाँ से उल्टा चले गए। अभी हमें थोड़ी ना पता है कि कितने पीछे जाना है, कितनी कोई पुरानी हिस्ट्री है। मान लो आज हमने पढ़ लिया 2500 बीसी तक हमने पढ़ लिया कि यहीं तक हिस्ट्री है। कल को हमारे पास कुछ और डिस्कवरी आ जाए या कुछ और ऐसा आ जाए कि उन्होंने बोल दिया कि ये 50,000 साल पुराना है, तो हम क्या करेंगे, हम तो बोलेंगे हमने 2500 तक पढ़ा है। तो इसलिए हमने यहाँ इसको इन्फिनाइट तक रखा है बिफोर क्राइस्ट से। और आफ्टर जो है एडी, एडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ गॉड, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। एडी का ये मतलब होता है, कई लोग एडी को आफ्टर डेथ बोल देते हैं। आफ्टर डेथ नहीं होता इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि क्राइस्ट के जन्म के बाद वाला टाइम, जो कि अभी तक चल रहा है। जैसे 2022 अभी हमारा कौन सा चल रहा है, 2022 एडी, यानी कि एनो डोमिनी। एडी का मतलब आफ्टर डेथ नहीं है। अगर आफ्टर डेथ आप मानो, देखो अगर आपने आफ्टर डेथ ले लिया इसको, तो क्या होगा, ये तो बर्थ हो गया, मान लो कि इसके थोड़े टाइम बाद जीसस क्राइस्ट की डेथ हुई थी, तो यहाँ पर मानो डेथ हो गई, तो ये वाला टाइम है। अगर हमने आफ्टर डेथ लेना, तो ये टाइम देख रहे होते हम, तो ये वाला टाइम कहाँ पर गया, समझ रहे हो ना अपने क्या बोल रहा हूँ। तो ये इसलिए हम इसको एडी को आफ्टर डेथ नहीं, एनो डोमिनी मानते हैं। तो एनो डोमिनी का मतलब मैंने बता दिया आपको, इन द एरा ऑफ लॉर्ड। ये पूछेगा नहीं आपसे कोई, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। LORD, लॉर्ड, इन द एरा ऑफ लॉर्ड, एनो डोमिनी का ये मतलब होता है। आई थिंक अभी आपको बीसी और एडी का भी कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि हम किस तरह से बीसी लेते हैं और किस तरह से एडी लेते हैं। अभी जब मैं आगे अब
बड़ा मतलब नंबर लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन्फिनिटी से शुरू करूँगा और छोटे की तरफ चलता जाऊँगा, जैसे 8000, फिर 3000 आएगा, फिर 2000 आएगा, फिर 1000 आएगा, तो वो हम आगे-आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पीछे जा रहा हूँ, वो मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ, क्योंकि बीसी वाली साइड जा रहा हूँ ना मैं, ज़ीरो वाली साइड। तो वो मैं अभी छोटे नंबर की तरफ आता जाऊँगा, उसके बाद जब ज़ीरो पे मैं आ जाऊँगा, तो उसके बाद एडी शुरू हो जाएगा, जिसके बाद हमारी मतलब हिस्ट्री आगे चलती जाएगी। तो ये इसमें कन्फ्यूज़न भी आपको बिल्कुल नहीं होना है। अगर नहीं पता चले तो आप कमेंट में एक बार फिर से पूछ लेना मेरे से। चलिए अभी देख लेते हैं हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो इंडियन हिस्ट्री कैसे हमारी डिवाइड हुई है। देखिए, इंडियन हिस्ट्री हमारी सबसे पहले तो 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वो है हमारा इन्फिनिटी से 712 एडी तक, यानी कि इन्फिनिटी हमें कोई ना पता है कितनी पुरानी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है, तो हमने इसको क्या ले लिया, इन्फिनिटी ले लिया, यानी कि अननोन, कुछ भी हमें पता नहीं है कि एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कब हुई थी, लेकिन हमें पता है कि एंड कब हुई थी, ये थी 712 एडी में। उसके बाद आती है हमारी मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री हमारी 712 से लेके 1707 तक हमारी जो है वो मेडिवल हिस्ट्री चलती है। और इसके बाद आती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का अगर टाइम पीरियड क्या है, 1707 से लेकर 1947 एडी तक, जब हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था, जब हमको इंडिपेंडेंस मिली थी। ये तो हो गया डिवीजन इसकी इंडियन हिस्ट्री की। और टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया। एक और चीज़ मैं इसमें बता दूं, जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री थी, इसमें हमारा जो मोस्टली हमें रूलर्स देखने को मिलते हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं हिंदू रूलर्स। ये आपको लिख लेना है साइड में कहीं पर, ये चार्ट आपको पूरा अच्छे से बनाना है जैसे मैंने बनाया है। और मेडिवल हिस्ट्री में आपको मुस्लिम रूल देखने को मिलता है, ये भी लिख लेना है यहाँ पर, मुस्लिम रूल। एंशिएंट में हिंदू रूल, और मॉडर्न में आपका जो है वो ब्रिटिश रूल आपको देखने को मिलता है मोस्टली। पता है ना आपको, जैसे ब्रिटिश आ गए थे हमारे इंडिया में, ब्रिटिशर वगैरह सब आपको पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन आज मैं आपको जो है वो थोड़ा सा बेस बता रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि हमने पढ़ना किस तरह से। सबसे पहले हम एंशिएंट पढ़ेंगे, उसके बाद मेडिवल पे आएंगे, और उसके बाद मॉडर्न को हम अच्छे से ख़त्म करेंगे। इसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लो। और आगे जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है, उसको भी हमने अभी कई पार्ट्स में डिवाइड करा है, जो कि है हमारे प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और उसके बाद आता है हमारा हिस्टोरिक पीरियड। ये हमारे टाइम पीरियड, ये हो एंशिएंट हिस्ट्री को हमने डिवाइड किया। अभी प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, एक है हमारी स्टोन एज और एक है हमारी कॉपर एज, जिसको हम चालकोलिथिक एज भी बोलते हैं। और क्योंकि कॉपर एज क्यों बोलते हैं चालकोलिथिक एज को, क्योंकि इस टाइम पे हमारा कॉपर भी डिस्कवर हुआ था। अगर आपको कोई पूछे कि कॉपर कौन सी एज में डिस्कवर हुआ था, तो आपको बताना है चालकोलिथिक एज में कॉपर डिस्कवर हुआ था। ये डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये ध्यान देना है इस चीज़ का। उसके बाद आती है हमारी स्टोन एज को भी डिवाइड किया हुआ है हमने। देखिए कितनी बड़ी डिवीजन की हुई हैं, आप कॉम्प्लिकेटेड मत लेना इसको, मैं रिवाइज कर दूंगा फिर से। स्टोन एज को आगे किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक, और पैलियो, मीज़ो और न्यूलिथिक। पैलो का मतलब होता है ओल्ड, मीज़ो का मतलब होता है मिडिल, और नियो का मतलब होता है न्यू, यानी कि न्यूलिथिक का न्यू ही मतलब होगा। पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ था, ये हमारा टाइम पीरियड है इसका इन्फिनिटी से लेकर 8000 बीसी तक। ये मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि पैलियोलिथिक की सबसे पहली एज है एंशिएंट हिस्ट्री की, तो इसलिए हमें इन्फिनिटी से लेकर 8000 बीसी तक हमारा टाइम पीरियड है। इसमें क्या होता है, हमारा इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें हमारी फायर इन्वेंट हुई थी। वो सुनी होगी ना आपने कहानी की, पत्थर मार के मतलब अर्ली मैन ने जो भी मतलब किया था, वो हमारी फायर पैलियोलिथिक एज में डिस्कवर हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद आती है हमारे मेसोलिथिक पीरियड। ये पीरियड था, ये हमारा जो क्या हम इसको बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड इसको बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच वाला पीरियड है ना, इसलिए हम इसको ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। क्योंकि इस पीरियड के दौरान जो आपकी ट्रांजिशन होना शुरू हो गई थी धीरे धीरे। इस टाइम पे लोग बिल्कुल ही मतलब क्या कहते हैं, कच्चा खाना खाते थे, कोई भी इनका मतलब घर वगैरह नहीं होता था, ऐसे ही घूमते रहते थे, मतलब बंजारों की तरह जिसको आप बोलते हो। तो वो इस टाइम पे होता था पैलियोलिथिक एज में। मेसोलिथिक में होगा, मेसोलिथिक में इन्होंने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या किया, अपने आप को थोड़ा सिविलाइज़ करना शुरू कर दिया, अपने आप में थोड़ी चेंजेस करना शुरू कर दी। इसमें क्या हुआ, इसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होना शुरू हो गया, कि जो हमारे एनिमल्स हैं उनको पालतू पशु की तरह रखना शुरू कर दिया उन्होंने। जैसे और यहाँ पर हमारे कोई भी कऊ वगैरह पालतू पशु नहीं होती थी, ये आपको ध्यान रखना है। कऊ वगैरह कोई भी यहाँ पर जानवर नहीं रखते थे ये डोमेस्टिक के लिए। उसके बाद आती है हमारी न्यूलिथिक पीरियड। अभी मेसोलिथिक में क्या हुआ था, मेसोलिथिक में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो गई थी ना, मतलब इन्होंने थोड़ा बहुत अपने आप को सुधारना शुरू कर दिया, और न्यूलिथिक में थोड़ा और सुधार आया। इसमें इन्होंने क्या करा, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। इसके पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर वगैरह कुछ नहीं होता था, इनको कहीं से भी मतलब शिकार करते थे, कहीं से भी खाना मिलता था तो वो यहाँ पर ये खा लेते थे। कुछ भी मतलब ऐसा इनको प्रॉपर इनका कोई खाने का रूटीन नहीं होती थी कि आज क्या खाना है, मतलब इस तरह से खाना का खाया जाएगा। तो वो हमारा न्यूलिथिक में स्टार्ट हो गया था एग्रीकल्चर। ये हमारी होगी
प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसके बाद आता है हमारा प्रोटोस्टोरिक पीरियड। प्रोटोस्टोरिक पीरियड में क्या है, और प्री में मैंने आपको ये बताना भूल गया, हाँ प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या है, जो हमारे एविडेंसेस हैं, जो सोर्सेज हैं, जो हमें पता चलता है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में ये होगा या वो हुआ होगा, तो वो हमें कैसे पता चलता है, फॉसिल्स के थ्रू। मतलब जो हमें फॉसिल्स मिले ग्राउंड से, स्केलेटन्स, बोन्स या कुछ भी इस तरह से मिला, उसको हम बोलते हैं फॉसिल्स। तो वो हमारे प्री हिस्टोरिक से मिले थे। और नो रिटर्न सोर्स, ये आपको ध्यान रखना है। प्री हिस्टोरिक का हमें कोई भी रिटर्न सोर्स नहीं देखने को मिलता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि इसका हमें लिखित में कुछ देखने को मिला या इसके बारे में किसी ने कुछ लिखा है, तो प्री हिस्टोरिक का कुछ भी लिखने को यहाँ पर लिखा हुआ देखने को नहीं मिलता। ये हम खुद ही गैस करते हैं कि फॉसिल्स को देख के, इनके टाइम पीरियड को देख के, कि यहाँ पर इस टाइम पर ऐसा हुआ होगा। तो ये हो गया प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक में मैंने क्या बताया आपको, स्टोन एज बताई और कॉपर एज बताई। स्टोन एज को फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक में। ये आपको ध्यान से रखना है याद। पैलियोलिथिक में मैंने क्या बताया कि जो फायर इन्वेंट हुई थी, मेसोलिथिक का टाइम पीरियड 8000 से लेकर 4000 BC तक, और यहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो गई थी। और न्यूलिथिक में आपकी 4000 से लेकर 2500 BC तक न्यूलिथिक में आपकी एग्रीकल्चर जो है वो होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद आता है हमारा प्रोटोस्टोरिक पीरियड में आपका जो एविडेंसेस हैं वो हमारे देखने को मिलते हैं फॉसिल्स और नॉन अंडरस्टैंडेबल रिटर्न सोर्स। इसका क्या मतलब है कि रिटर्न सोर्स तो देखने को मिलता है, लेकिन आज तक उसको कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाया है कि ये क्या लिखा है। यानी कि आज तक हमें ये पता नहीं चल पाया है कि वो समझ ही नहीं पाया कोई कि लिखा क्या है। तो ये है हमारा प्रोटोस्टोरिक पीरियड। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो रिटर्न सोर्स तो है लेकिन वो अभी तक नॉन अंडरस्टैंडेबल है। क्या पता आने वाले टाइम में, फ्यूचर में ये अंडरस्टैंडेबल हो जाए, लेकिन अभी तक यहाँ पर ये नॉन अंडरस्टैंडेबल है। उसके बाद आता है हमारा हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड में क्या है, फॉसिल्स भी है एविडेंस और अंडरस्टैंडेबल रिटर्न सोर्स भी है। यानी कि यहाँ पर हमें रिटर्न सोर्स है जो वो भी है, मतलब कि हमें बिल्कुल प्रॉपर जो लिखा हुआ है वो भी समझ यहाँ पर आ चुका है, और फॉसिल्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। फॉसिल्स तो हर जगह है और रिटर्न सोर्स का आपको देखना है। देखिए फिर से बताता हूँ, प्री हिस्टोरिक में फॉसिल्स थे एविडेंस, लेकिन रिटर्न सोर्स नहीं था। प्रोटोस्टोरिक में फॉसिल्स भी थे और रिटर्न सोर्स था, लेकिन अंडरस्टैंडेबल नहीं था। हिस्टोरिक में फॉसिल्स थे लेकिन अंडरस्टैंडेबल रिटर्न सोर्स भी यहाँ पर था। तो ये हो गया हमारा इंडियन हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन। जितना डेप्थ में मैंने आपको बताया, अगर आपको और कहीं से भी इतना डेप्थ में देखने को मिल जाएगा तो आप मेरे को बताना कि सर आपसे ज़्यादा डेप्थ में कोई पढ़ा रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा लाइक करो, सपोर्ट करो थोड़ा सा, और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बिल्कुल डेप्थ से मैं आपके लिए लाऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन करवा दिए और हाँ जी हो गया सिलेबस, ऐसे नहीं पढ़ाता मैं आपको बिल्कुल डेप्थ से पढ़ाता हूँ और बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल पढ़ाता हूँ कि जो आपको एग्ज़ाम में भी काम आएगा। फिर से एक बार आप इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए फटाफट, इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड करी है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। एंशिएंट आपकी इन्फिनिटी से लेके 712 AD तक, मेडिवल आपकी 712 से लेके 1707 तक, और मॉडर्न 1707 से लेके 1947 तक आपकी मॉडर्न हिस्ट्री को हमने क्लासीफाई करा है। एंशिएंट हिस्ट्री में हिंदू रूल मोस्टली हमें देखने को मिला था, मेडिवल में मुस्लिम रूल जैसे अकबर, बाबर वगैरह इनका टाइम पीरियड था, और मॉडर्न में हमारे जो है ब्रिटिश हमारे इंडिया में आ गए थे। और और एंशिएंट हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है, प्री, प्रोटो और हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक को हमने 3 पार्ट में और आगे फर्दर डिवाइड करा है, जो कि हमारा पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। और प्री हिस्टोरिक की हमें एविडेंस कहाँ से देखने को मिले हैं, फॉसिल से, सिर्फ फॉसिल से। रिटर्न सोर्स का कोई एविडेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। प्रोटोस्टोरिक से फॉसिल्स तो हैं लेकिन नॉन अंडरस्टैंडेबल रिटर्न सोर्स। ये हमारा प्रोटो से है, और हिस्टोरिक से क्या है, फॉसिल्स और अंडरस्टैंडेबल रिटर्न सोर्स। तो ये होगी हमारी इंडियन हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन। इस तरह से हमने पढ़ना है। कल हम आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो अच्छे से स्टार्ट करवा देंगे, बिल्कुल आपका बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। और अभी तक मैंने अगर आपको जो बताया है तो उसमें कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिए, और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, क्योंकि पता चलेगा मेरे को कि सीरियसली कौन देख रहा है वीडियोज़ को, क्योंकि व्यूज़ तो पता नहीं चलता कौन कितना देखा किसी ने। अगर आपने लाइक करा है मेरे को पता चल जाएगा कि आपने लेक्चर पूरा देखा और बिल्कुल ध्यान से देखा है। तो बाकी मैंने आपको क्या क्या बताया आज वो आप एक बार देख लो फिर से। थोड़ा सा मैं आपको एक थॉरली बता देता हूँ। हिस्ट्री के मैंने बारे में बताया कि हिस्ट्री किसको बोलते हैं, पास्ट किसको बोलते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, बुक कौन सी लिखी थी, हिस्टोरिया। उसके बाद सोर्सेज कितने तरह के होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं और लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। एक हमारा तीसरा सोर्स और होता है, वो मैं बता देता हूँ अभी। तीसरा सोर्स मैं लिखने में भूल गया, ये होता है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर्स। ये आप लिख लेना, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, ये लिख लेना।
ये डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स कुछ नहीं होता, मतलब कि जो उस टाइम पे हमारे जो फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे वो क्या करते थे, यहाँ पर आते थे, हमारे बारे में लिखते थे और हमारे अपनी जो बुक्स होती हैं उसमें छाप देते थे, यानी कि लिख देते थे। तो ये होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, थर्ड हमारा सोर्स। इतना ये मैटर नहीं करता, लेकिन जो मेन होते हैं ये एक आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी ही होते हैं, क्योंकि अलग अलग ट्रैवलर्स के अकॉर्डिंग हमारा अलग अलग हिस्ट्री का देखने को मिलता है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा वैलिड नहीं मानते हैं। उसके बाद मैंने बीसी और एडी का कंसेप्ट बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि बिफोर क्रैश को हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, जिसके पहले को हम बीसी बोलते हैं और उसके बाद को हम एडी बोलते हैं। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री की क्लासिफिकेशन बताई, और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ अगर आप पूछो तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से फर्स्ट लेक्चर का हिस्ट्री का पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो आप साथ साथ में लिखें, क्योंकि अगर आप साथ साथ में नहीं लिखोगे तो आपको ये जो पीडीएफ है ये आपके फ़ोन में पड़ा रह जाएगा, और मतलब आप देखोगे नहीं बाद में। मेरे को पता है कि पीडीएफ से बच्चे कितना पढ़ते हैं बाद में। तो आप एक काम करो, आप साथ साथ में लिखो। चलो नोट्स तो मैं आपको दे ही दूँगा ये जो पीडीएफ है, लेकिन आपको साथ साथ में भी लिखना है, ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप साथ साथ में नहीं लिखोगे तो ये आपको कभी भी याद नहीं रहने वाला, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। लेकिन अगर आप लिखोगे तो एक दो बार रिवाइज़ करोगे, आपको हिस्ट्री इतनी ईजी हो जाएगी ना आपके लिए, आप बोलोगे हिस्ट्री से आसान कुछ है ही नहीं। और चलिए मैथ्स की वीडियो भी देखिए साथ में जो मैंने दी हैं। तो और हिस्ट्री का पहले लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बता दो, और शेयर वगैरह करो थोड़ा, क्योंकि व्यूज़ नहीं आएंगे तो मैं बनाऊंगा किसके लिए, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, और मिलते हैं आपसे अगले कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।